मार्च में जब कोरोना ने दस्तक दी और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में और पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन के चलते बंद हो गई और इसीलिए आर्थिक गतिविधियों के न होने के चलते जो संकेतक थे ये आर्थिक जगत की जो हलचल थी वो धीमी रही। लेकिन अब जबकि कोरोना कमजोर पड़ता दिख रहा है और आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर से वापसी पर हैं और इसीलिए अर्थनीति की एक नई सीरीज के साथ हम फिर से वापस लौट रहे हैं। और आज अर्थनीति में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कोविड-19 की वजह से देश में आर्थिक गतिविधियों में जो सुस्ती आई थी, जो धीमापन आया था, अब वापस अक्टूबर में जो आंकड़े हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं, प्रमुख संकेतक क्या कह रहे हैं और जो मोटे तौर पर 4 से 5 अलग अलग सेक्टर कहे जाते हैं आर्थिक गतिविधियों को मापने के, वो अक्टूबर महीने में इशारा कर रहे हैं कि स्थितियां एक बार फिर से लॉकडाउन के पहले वाली स्थितियों के बराबर या उसकी दिशा में तेजी के साथ बढ़ रही हैं। तो असल में अक्टूबर में ये आंकड़े जो हमारे सामने हैं वो आगे की तस्वीर को कैसे रख रहे हैं, क्या हम संकेत देख रहे हैं और अगले आने वाले कुछ महीनों में हमारा आर्थिक जगत जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसको आज अर्थनीति में हम समझेंगे। और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ राजीव मिश्रा साहब हैं जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। सर स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं AJNIF से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास में लौटूंगा, लेकिन जो पहला एक सबसे बड़ा संकेतक कहा जाता है देश में GST लागू होने के बाद, वो है GST के कलेक्शन का। तो कोरोना के चलते अप्रैल में GST कलेक्शन 32,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन जून के महीने में इसमें सुधार देखा जाने लगा था जब इसने 90,000 करोड़ के स्तर को पार किया। हालांकि जुलाई और अगस्त में इसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन सितंबर से कलेक्शन में एक बार फिर से बढ़ोतरी दिखी और अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रहा है। इनके साल अक्टूबर का GST कलेक्शन पिछले साल के अक्टूबर से भी करीब 10% ज्यादा है। तो सबसे पहले बात इसी इंडिकेटर की। राजीव जी, अगर मैं GST कलेक्शन को एक बड़े बेस या आधार के तौर पर देखूं और जो इशारा कर रहा है कि अक्टूबर में किस तरीके से ग्रोथ दिख रही है, न सिर्फ लॉकडाउन के पहले बल्कि पिछले साल के अक्टूबर के आंकड़ों से भी करीब 10% ज्यादा, क्या कहता है ये संकेत? मैं इस के बारे में थोड़ा मैं आपको जनवरी फरवरी के महीने के आंकड़ों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। 2019 में हमारे आंकड़े कहते हैं कि अगस्त महीने से ही हमारे कुछ ग्रोथ इंडिकेटर्स दिख रहे थे जो कि सरकार के आर्थिक नीतियों के रिजल्ट में था और ये थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा था। और जनवरी फरवरी में हमारे आंकड़े कहते हैं कि ग्रोथ अचानक से काफी बढ़ गया था। तो हमें उम्मीद थी कि हम उस पर्टिकुलर क्वार्टर जो कि जनवरी मार्च का क्वार्टर है, उस क्वार्टर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मार्च में खैर कोरोना के कारण हमें लॉकडाउन करना पड़ गया, उसके बाद तो खैर आप बाकी की कहानी जानते हैं। तो इस बैकग्राउंड से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ग्रोथ ऑलरेडी हो रहा था। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा ग्रोथ डिक्लाइन पे था, जिससे हम लोग समर्थन इस बात की नहीं देते हैं। ग्रोथ हमारा एक्सेलरेट करना शुरू हो गया था जनवरी फरवरी में। अब जो अक्टूबर का आप आंकड़ा देख रहे हैं, या मैं कहूँगा जुलाई के बाद से जो धीरे धीरे ग्रोथ एक्टिविटी लेवल जिसे हम कहते हैं बढ़ रहा है, तो हमारे समझ में ये एक हमारा रिजम्पशन है। हमारी ग्रोथ जो बीच में अटक गई थी लॉकडाउन के कारण, वो अब वापस फ्री हो गई है। इसीलिए ये कहना नहीं है कि पेंट अप डिमांड है जो कि अनलॉकिंग के बाद रिलीज हो रहा है, नहीं। हमारा ग्रोथ का मोमेंटम पहले ही से बना हुआ था जनवरी फरवरी में, वो फिर से वो अक्टूबर में
शुरू हुआ है। जीएसटी, आप सही कहते हैं, जीएसटी से सबसे बड़ा इंडिकेटर और कोई नहीं है। इनफैक्ट जीएसटी के पीछे और भी 2-3 इंडिकेटर हैं। जो एक हम कहते हैं ई वे बिल, जिसमें हम लोग पूरे देश में जो गुड्स का ये ट्रेडिंग होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी हम देख रहे हैं कि हर महीने, हर हफ्ते तेजी से बढ़ रहा है। हम रेलवे फ्रेट देख रहे हैं तेजी से बढ़ रहा है, तो जीएसटी को तो बढ़ना ही था। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि अक्टूबर महीने से हमारा ग्रोथ काफ़ी हाई होने वाला है। ब्रजेश जी, जैसे कि राजीव जी कह रहे हैं कि वाकई जो अगर हम पिछले साल अक्टूबर से बढ़ते हैं, अप्रैल से पहले तक जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें दिख रहा था कि उसमें बढ़ोतरी होती दिख रही है। लॉकडाउन ने एक ब्रेकर का काम किया और जुलाई के बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एवरेज में देख रहा हूं कि इसमें लगातार अपवर्ड ट्रेंड रहा है। तो इस अगर पैमाने को देखें तो आने वाले अगले 2 महीने यानी कि नवंबर से दिसंबर तक के बीच जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, जो लक्ष्य सरकार की ओर से या जो एक्सपर्ट रख रहे थे जीएसटी कलेक्शन को लेकर, और जो राज्यों को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, हमें लगता है कि क्या हम उसको रीच आउट कर पाएंगे, वो उस लेवल को हम छू पाएंगे? एक सरल भाषा में अगर कहें तो हम लोगों ने अपने आर्थिक संगणक जिसको कहिए उस कंप्यूटर को रीबूट कर दिया है। सिर्फ आज जो आकलन देखने को मिल रहा है कि 1 लाख करोड़ के आसपास हमारा कलेक्शन है। ये कलेक्शन अगर आप मार्च तक के कलेक्शन के ट्रैजेक्टरी को अगर प्रोजेक्ट करें डिफरेंट टाइमलाइन पे जो आपको नीतियों का लागू करना था, तो उसके मुताबिक हम उस टारगेट को अभी अचीव किए हैं। ये जो कलेक्शन है अभी आने वाले समय में मेरा ऐसा अनुमान है कि अभी और बढ़ेगा। इसमें मिश्रा सर भी सहमत होंगे, क्योंकि जीएसटी के अभी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोग सीख रहे हैं, उसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें जीएसटी लगता है या क्या इसमें जीएसटी नहीं लगता है। तो जहां जहां फॉल्ट है तो रिकवरी का भी जो है गाइडलाइंस अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो इसका भी इफेक्ट आने वाले समय में आपको दिखेगा कि कलेक्शंस जो है वो अभी वर्तमान जो इसका वृद्धि दर है उससे और ऊपर की ओर पहुंच चुका होगा। तो मुझे पूरी आशा है कि जो जीएसटी कलेक्शन जो दिख रहा है, ये कलेक्शन एक शुभ संकेत है कि हमारा जो मशीन है, ग्रोथ का मशीन है, उसे हमने फिर से रीबूट करके वापस वर्किंग मोड में ला दिया है। ओके। और राजीव जी, अगर कोविड का हर्डल नहीं होता और जो ट्रेंड हम पिछले साल, खासतौर में सितंबर से लौटना चाहूंगा, सितंबर से जो ट्रेंड दिख रहा था जीएसटी कलेक्शन को लेकर, कोविड के हर्डल्स को अगर निकाल दें तो जो प्रोजेक्शंस थे, क्या ऐसा लगता है कहीं उससे भी ज़्यादा 18 से 20%, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 18 से 20% का ज़्यादा हम लक्ष्य जो है उसको हासिल कर सकते थे जीएसटी कलेक्शन में, जो हमने टारगेट तय किए थे। ये कितना सही है? और अब जबकि रिकवरी मोड की तरफ पूरी की पूरी इकोनॉमी नज़र आ रही है, ऐसे में उस टारगेट को अचीव करने में कितने और मंथ की आपको लगता है कि जगह होगी, स्पेस होगा? ये अनुमान लगाना तो बहुत ही ये सरल बात नहीं है कि अगर कोविड नहीं होता तो क्या होता। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं फिर से कि हमारी एक्टिविटी ग्रोथ जनवरी महीना में रिज्यूम हो गई थी, तो इस साल में ग्रोथ और भी अच्छी होती। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत ख्याल ये है कि क्योंकि ये पैंडेमिक आया, इसके कारण हम लोग ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और समझा। हमने समझा कि सिचुएशन जितना भी गंभीर रहे, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बरकरार रखनी है। आज के दिन में देखिए कि कोविड तो केसेस हमारे वैसे कम हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में खैर कुछ बढ़ रहा है। तभी भी एक मैसेज प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी क्लियर दिया था कि आपको अपनी सुरक्षा भी करनी है और आर्थिक ये सिचुएशन को भी आपको संभालना है। तो ये दोनों चीज़ों को लेते हुए यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं
और इसके कारण थोड़ा एक मुझे लगता है पेंडेमिक से पुश मिला है लोगों को कि हमें और भी व्यापार अच्छी तरह करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए। व्यापारियों को लगा है कि हम थोड़ा और रिस्क लें। ये पिछले महीने में हमने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंक्स का, जो कि काफ़ी कम जा रहा था, वो थोड़ा सा और बढ़ने लगा है। हमने देखा है कि जो लोग अपनी सेविंग्स बढ़ा रहे थे पेंडेमिक के डर से कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, वो सेविंग्स जो थोड़ी कम हो रही है, लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन दोनों से ये लगता है कि ये पेंडेमिक के कारण थोड़ा सा पुश हुआ है, जिसके कारण हमारी ग्रोथ और अच्छी होने लगी इस तुलना के कि अगर कोविड नहीं होता तो शायद ग्रोथ कितना होता। ओके, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। एक और इंडिकेटर जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या आंकड़े हैं और जिस तरीके से अब अक्टूबर महीने के जो आंकड़े मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को लेकर उसमें भी सुधार दिख रहा है। रिसर्च संस्था IHS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करें तो लॉकडाउन से पहले मार्च में ये 51.8 पर था। अप्रैल पूरा लॉकडाउन में बीता, जिसकी वजह से गिरकर 27.8 पर पहुंचा और मई के बाद इसमें सुधार हुआ और अगस्त में ये एक बार फिर 52 यानी कि मार्च के स्तर पर आ गया। अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.9 पर था। ये PMI का इस दशक का उच्चतम स्तर कहा जाता है। तो अगर मैं अब इस दूसरे इंडिकेटर को समझूं ब्रजेश जी, मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां और जिस तरीके से ये इंडिकेटर है, और मार्च में 51.8 यानी कि 51.8 और उसी स्तर के से कहीं ऊपर अक्टूबर में 58.9। इकोनॉमिक नजरिए से, गतिविधियों के नजरिए से इसे कैसे देखते हैं? ये संकेत आगे बढ़ने को दिखाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ दिख रहा है, इसके दो तरीके से आप इसके आकलन कर सकते हैं। एक कि ये विकास जो हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं, उसमें से एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, अगर आप देखें तो जो हेवी इंडस्ट्रीज है उसका बहुत बड़ा योगदान आपको दिखता है। पर्टिकुलरली एनर्जी जनरेशन की बात अगर कर लें, हालांकि उसको सेपरेट एक सेक्टर के तौर पे ट्रीट करते हैं। तीसरा जो इसमें एक आपको शुभ संकेत दिखता है वो ये है कि जो नए नए सेटअप पहले जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, वो अब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने लग गए हैं, उसका भी योगदान इसमें दिखाई देता है। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत वाला स्कीम हो या MSME के थ्रू बहुत सारे नए नए सेटअप्स जो एस्टैब्लिश हुए हैं, उन सबों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपको इस PMI इंडेक्स में दिखाई देता है। तो ये अगर दूसरे शब्दों में समझे तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी को उभार करके बाहर लाया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना अच्छा भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। ये कैपेसिटी एनहांसमेंट और हाईलाइट करने का एक सिग्नल देता है। और अगर यही मोमेंटम बरकरार रहा तो आने वाले समय में जो सरकार का अनुमान है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक पर्टिकुलर इस लेवल तक हो जाएगी, 5 ट्रिलियन की जो एक टारगेट रखी गई है, वो शायद हो सकता है कि शीघ्र ही हम लोग अचीव कर लें, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा। राजीव जी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस तरीके से सुधार दिख रहा है, मैं कहूँ कि रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ाया गया है, क्या उसका भी कहीं कोई एक बड़ा योगदान दिख रहा है इन इंडेक्स में? और इस इंडेक्स के सहारे मैं अगर ओवरऑल इकोनॉमी को समझूं तो कितना हिस्सा इसका अब तक रहा है और कैसे इसको हम बढ़ता हुआ आगे देख सकते हैं? आप PMI की बात कर रहे हैं? PMI, जी हाँ, देखिए PMI मैन्युफैक्चरिंग में आपने देखा होगा, ये जो इंडेक्स है ये पिछले 8 साल में सबसे हाईएस्ट रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विसेज का भी इंडेक्स काफ़ी हाई हुआ है 54.1 पे, और काफ़ी मामले में कुछ सर्विसेज की एरिया मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। अच्छा, इसमें एक और ज़रूरी बात है समझना कि इंडेक्स है क्या चीज़। ये इंडेक्स ये आपको परसेप्शन है
यहाँ परचेजिंग मैनेजर का कि आगे क्या होने वाला है, ये इनका सर्वे होता है और वो अपना एनालिसिस अपना सर्वे में बताते हैं कि आज के दिन में उनके पास कितने ऑर्डर्स हैं, आज के दिन में उनके पास कितना ट्रेड है, कितना मैन्युफैक्चरिंग है। ये देखते हुए जब आपके यहाँ मैनेजर्स इतनी उम्मीद में हैं और इतना सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि पूरा देश का उसी से उद्धार होगा। अब एक और बात है, हम तो अपना PMI इंडेक्स तो हम देख ही लिए कि 58.1 पे है। पूरे वर्ल्ड में हमारा नंबर 3 पे है ये PMI इंडेक्स। हमारे ऊपर चाइना है और एक शायद ब्राजील या कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री है। तो पूरे विश्व में हमारा ग्रोथ का जो सिलसिला है ये मैन्युफैक्चरिंग से शुरू होगा। अभी तक एग्रीकल्चर कृषि ने हमें संभाला हुआ था। कृषि ने अपना काम काफ़ी अच्छी तरह किया है। इतना अच्छा खरीफ का हमारा आउटपुट हुआ है कि हमारे ग्रोथ काफ़ी हद तक उससे सपोर्ट रहे हैं। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग की बारी है और मैन्युफैक्चरिंग भी बड़ा अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप ये विश्व में भी यही सोच है जिसके कारण हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये जो पहले 5 महीनों में जितना आया है ये कभी भी देश में इतना नहीं आया। $35 बिलियन सिर्फ 5 महीने में ये दिखा रहा है कि हमारा देश में हम ही नहीं पूरी विश्व सोच रही है कि ये ग्रोथ कितना आगे होने वाला है। तो इससे हमें अभी प्रधानमंत्री जी ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर से मुलाकात की। तो ये सब एक सिलसिला जारी है जो कि एक ग्रोथ सपोर्टिंग को हम कह सकते हैं। थोड़ा एक इस कंसर्न है सर्विसेज को लेकर के। वैसे सर्विस इंडेक्स भी अच्छी हुई है क्योंकि देखिए अभी क्या है कि लॉकडाउन तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, लेकिन लोग फिर भी अपना उतना ज़्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जहाँ निकल भी रहे हैं तो कभी कभी वो केसेस हाई हो जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्ट्रेंट हो जाते हैं। जब तक ये खुलेआम लोग घूमना फिरना शुरू नहीं करेंगे, टूरिज्म नहीं बढ़ेगी, आपको मॉल्स में फुटफॉल्स नहीं होगा, तो सर्विस सेक्टर थोड़ा आपको रुका रहेगा। तो मेरे ख्याल से जब कोरोना कुछ अगर कंट्रोल में आता है, कुछ और महीने में हम देखते हैं कि हमारा पीक जा रहा है, तो सर्विस सेक्टर भी काफ़ी बड़ी छलांग लेने वाला है। लेकिन राजीव जी, जो आंकड़े हैं सर्विस सेक्टर में, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं ब्रजेश जी से देखूं, जो कि इंडेक्स क्रूशियल माना जाता है, जो 50 यानी कि 50 का बेसिक पॉइंट कहा जाता है, और ये अब लॉकडाउन के बाद और अनलॉकडाउन जो हुआ उसके बाद पहली बार ये 54.1 पर है, यानी कि 50 से ऊपर की तरफ जब इसे देखते हैं तो किस तरीके से ये पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है और उसके पीछे के जो बैरोमीटर हैं, यानी कहाँ पर इसका इम्पैक्ट हम आने वाले महीनों में देख पाएंगे। ये 50 के फिगर के ऊपर एक्सपेंशनरी फेज है, जिसपे ये दिखता है कि अब एक्टिविटी में एक्सेलरेशन शुरू हो गया है। 50 के नीचे होने में एक्टिविटी का एक डिसेलरेशन होता है, एक धीमा होता है। 50 के नीचे से होने से ये लगता है कि अगले महीने भी और कम हो जाएगा। राइट सर। तो 50 के ऊपर, 50 एक हमारे लिए एक वो उनका एक मापदंड है जिसके ऊपर में रहने में ही सेफ होता है। लेकिन हम अगर एक्सेलरेशन 58.1 या 54.1 सर्विसेज जैसे हुआ है, समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन भी काफ़ी तेज़ी से अब बढ़ रहा है। ये देखिए, हम इसे एक ब्रॉड भाषा में कहेंगे, हमारे जो एक एनिमल स्पिरिट्स अनलीश हो गए हैं इकोनॉमी में हमें जैसे। और इसका बहुत बड़ा योगदान देखिए जो लीडरशिप है उसके अनुसार होता है कि लीडरशिप देश को क्या बता रही है, दुनिया को क्या बता रही है कि हमें हर प्रॉब्लम को हिम्मत से जूझना है। और इस बात से ही काफी हद तक आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर करता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से लीडरशिप का रोल बड़ा इसमें क्रिटिकल रहा है और उसके साथ साथ हमारी एक्टिविटी जो पहले से मोमेंटम में थी फिर से गति में आ गई है। तो काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है ये आने वाला समय। बिल्कुल। और कुछ और जो संकेत हैं एक बार उनकी नजर डाल लेते हैं कि असल में ये क्या इशारा कर रहे हैं। जिस तरीके से
हमने देखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या सर्विस की बात करें या जीएसटी कलेक्शन जब पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ नज़र आ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर मैं कहूँ तो जो बिजली की खपत है वहाँ पर भी अक्टूबर में 12%, क्रेडिट ग्रोथ करीब 5.8%, ई वे बिल जिसका जिक्र किया उसमें 19% और रेलवे के भाड़े में 14% की बढ़ोतरी अक्टूबर के जो आंकड़े हैं उसमें नजर आ रही है। और ऐसे में अब ब्रजेश जी अगर मैं कहूँ ये जो छोटे छोटे इंडिकेटर हैं, इन इंडिकेटर्स के सहारे और जो बड़े इंडिकेटर्स हैं दोनों को अगर क्लब करते हैं, दोनों को जोड़कर देखते हैं, तो क्या तस्वीर आने वाले महीनों में आप देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की? देखिए, ये जो अभी तक विकास के संकेत जो दिखाई दे रहे हैं इन सभी इंडिकेटर्सों के द्वारा, उसका पूरा का पूरा श्रेय सरकार के एफर्ट्स और निवेश का परिरूप है। अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन इसका देखें तो जो कि आमतौर पे गवर्नमेंट और कर रही है पब्लिक सेक्टर के थ्रू है, वो 24% के आसपास है। जिस दिन ये प्राइवेट और हाउस होल्ड, जिसको निजी और घरेलू इन्वेस्टमेंट अगर होना शुरू हो गया और तो हमारा ये कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जो अर्बन इकोनॉमी को ड्रिवन करता है, वो आप सोचिए उसका रूम अप्रोक्सीमेटली आपके पास 76% का रूम अवेलेबल है। और आने वाले समय में जितने पॉजिटिव इंडिकेशंस दिख रहे हैं, ये जो 76% का बैंडविड्थ जो मिल रहा है वो अर्बन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जो कि हमें फर्दर जो रिवर्स माइग्रेशन, अर्बन माइग्रेशन हुआ था, जिसके कारण हम लोग फॉर द टाइम बीइंग श्रिंकेज इन द कैजुअल एम्प्लॉयमेंट देख रहे थे, वो ऑटोमेटिकली देखिएगा बूस्ट अप कर जाएगा। और ये बूस्ट इकोनॉमी को ऐसा मल्टीप्लायर इफेक्ट के तौर पे काम करेगा कि आप जो ग्रोथ अनुमान लगा रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते मार्च एंड तक 10-12% के आसपास आपको दिखाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद के तौर पे अगर आप इसको देखें। तो इन इंडिकेटरों से मुझे ये आशा है कि न ही हमारा अर्बन इकोनॉमी रिवाइव होगा बल्कि रूरल इकोनॉमी भी रिवाइव होगा। रूरल इकोनॉमी में जैसे नए तरह की नीतियों का जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि रूरल एरिया में एग्रो प्रोड्यूस्ड और एग्रो इंडस्ट्रीज का सेटअप बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक अनुमान है। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है और इनका कैस्केडिंग इफेक्ट आपको दोनों इकोनॉमी में मिलेगा, रूरल और अर्बन दोनों में। ओके सर, वक्त कम है, आखिर में आप दोनों से बहुत संक्षेप में एक मैं चाहूंगा कि शुरुआत राजीव जी आपसे, इस पॉजिटिव ट्रेंड और इसको ग्रीन मैं कहूं कि जोन में बने रहने के लिए और कर्व जो है अपवर्ड रहे ग्रोथ का, उसके लिए कोई बड़ा ऐसा चैलेंज या आपको लगता है कि जहां पर फोकस करना होगा, इसे अवॉइड करना होगा? ये फोकस जहां तक करने की बात है, सरकार ने काफी स्पष्ट किया हुआ है कि हमारा जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स है, इस प्रोजेक्ट्स को हम लोग को फाइनेंस करना है और जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि देखिए, जैसे ब्रिजेश जी ने भी मल्टीप्लायर का जिक्र किया था, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसका कहीं ज़्यादा मल्टीप्लायर बड़ा होता है, तो इस पर खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और इस बात के बजट में भी इस पर गौर किया जाएगा और आने वाले समय में भी इसे खर्च किया जाएगा। ये जो हमारा 100 लाख करोड़ का जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें करीब 40% आपको ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, ये जब गति पकड़ेगा तो इससे हमारा ग्रोथ और भी सपोर्ट मिलेगा उसे। ओके, ब्रजेश जी, आपके नजरिए से कोई ऐसी सावधानी जो हमें आगे रखनी होगी, मेंटेन करनी है? सावधानी तो एक सबसे बड़ी जो रखने की जरूरत है कि इस पैंडेमिक को जितने अच्छे तरीके से हम लोग कंटेन कर सकें, कंट्रोल कर सकें, वो एक ज्यादा जरूरी है इस इकोनॉमिक ग्रोथ पाथ को अचीव करने के लिए या इस पे सस्टेन करने के लिए। लेकिन शास्त्र के नजरिए से अगर आप देखें तो अगर हम कुछ ऐसा बहुत
बड़ा पुश इन्वेस्टमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करते हैं, जो कि हमारा रियल एस्टेट को भी रिवाइव करे, और जिसमें आप मनरेगा जैसे स्कीम को अगर आप सिटीज में, टाउन्स में अगर एक्सपैंड कर देते हैं, तो उससे हमारा रियल एस्टेट जो अप्रोक्सीमेटली करीबन 13 लाख करोड़ का मार्केट रखता है, वो रिवाइव कर जाएगा। वहां पे इस तरीके के कैजुअल एम्प्लॉयमेंट भी रेट में भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ अर्थनीति के इस खास एपिसोड में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में जो संकेत इस वक्त अर्थव्यवस्था से मिल रहे हैं